ऑटम 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहता डॉल्फिन लिमिटेड 30 जून 23 का डाटा गिवन। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट, डिविडेंड पेएबल। इसका मतलब है डिविडेंड का भी लेजर बता। टैक्स पेएबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, नेट, एडवांस टैक्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। पहली बात, अब एक एक बात को पढ़ते भी जाते हैं, डिस्कस भी साथ साथ करते जाते हैं। 18 नंबर का सवाल था इंटरेस्ट पेमेंट, इंपॉर्टेंट चीज, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट है। 700 ऑफ विच 300 वाज हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन, इसका मतलब है 400 ऑपरेशन का हिस्सा है, 300 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का, और दोनों पेड है। 300 भी पेड है, वो भी आउटफ्लो है, और 400 भी पेड है। जब भी कोई चीज नॉन करंट एसेट की हो वो नॉन करंट एसेट में जाती है, चाहे वो सीवेप से रिलेटेड हो, किसी बिल्डिंग से रिलेटेड हो। तो इसके दो हिस्से कर देंगे, 400 और 300। 300 चला जाएगा सीवेप के अंदर और 400 चला जाएगा वो नॉर्मल जो तरीका होता है। ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 550। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया तो एंट्री क्या पास हुई, पीपीई में उसके लेजर में चला जाएगा और सीवेप के लेजर में से माइनस हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात इंपॉर्टेंट है, एन ओल्ड मशीन 550 मिलियन विद बुक वैल्यू 350 मिलियन ट्रेडेड इन फॉर अ न्यू मशीन 600 मिलियन, पेमेंट की 200 की। मैंने आपको एक एक्सचेंज का केस बताया था, दोबारा भी बता देता हूं। जब भी एक्सचेंज का केस है, लेजर में एडिशन डेबिट साइड पर और डिस्पोजल क्रेडिट साइड पर। कैश फ्लो के अंदर इस पूरी ट्रांजैक्शन में जो कैश का एलिमेंट है वो जाएगा सिर्फ 200। लेजर में पूरी अमाउंट जाती होती है, लेकिन कैश फ्लो के अंदर सिर्फ कैश एक्टिविटी जाती होती है। तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं तो एंट्री कॉस्ट पे भी पास कर सकता हूं, बुक वैल्यू पे भी पास कर सकता हूं। अगर मैं बुक वैल्यू पे एंट्री पास करूं तो मेरा नया पीपीई डेबिट हो जाएगा 600 से, ओल्ड पीपीई क्रेडिट हो जाएगा और मेरा कैश भी क्रेडिट हो रहा है 200 से। इसके अलावा कोई डिफरेंस आएगा, या वो गेन होगा या वो लॉस, क्योंकि डिस्पोजल है तो गेन लॉस तो होना है। लेजर भी बना सकते हैं, कॉस्ट पे भी बना सकते हैं। कॉस्ट पे बनाएंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देंगे, नेट होकर डिफरेंस तो वही आएगा, टाइम बचाना है हमने। अब हमारी कैश फ्लो की एलिमेंट वाला कौन से हैं, एक ये है और एक ये कैश फ्लो में चले जाए। उसके बाद मैंने देखा कि वो कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 300 मिलियन की, जिसमें 125 मिलियन आपने पे। फौरन मुझे पता चल गया कि नॉन करंट एसेट का एक पेएबल है तो वो किसी पेएबल के अंदर जरूर होगा। किसी भी नॉन करंट एसेट का पेएबल अगर क्वेश्चन के अंदर है रिसीवेबल या पेएबल, तो वो किसी नॉन करंट यानी पेएबल या रिसीवेबल में होगा। तो इसमें से 125 निकाल देंगे, माइनस इसमें से कर देंगे 125, तो कितना बच जाएगा 1360। ये वही बात है, सारी रिपीटेड है। उसके बाद प्रोविजन की बात है, हम इस प्रोविजन को इग्नोर करते हैं। ऊपर नेट करके गिवन है, नेट डेट गिवन है, तो हमने प्रोविजन का कुछ नहीं करना। हाँ, अगर आपने ग्रॉस अप करना है तो 95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 92 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर, तो डेटर्स का भी ग्रॉस डिफरेंस ले लो तो वो वर्किंग कैपिटल में, और प्रोविजन का डिफरेंस लेकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसा एक रेक्टिफिकेशन फायर में किया तो था सर, बिल्कुल। अगर प्रोविजन डायरेक्ट भी चेंज, डेटा डायरेक्ट भी चेंज हो जाती है, डायरेक्ट डिफरेंस उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद है जनाब, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात, जरा खामोशी प्लीज, इंपॉर्टेंट। अब जरा सुनिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर डीएल इश्यूज 10% बोनस शेयर्स।
बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है? क्या एंट्री होती है? शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री होती है? शेयर प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम ना हो तो रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। दोबारा सुने, बोनस शेयर्स की एंट्री होती है शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर प्रीमियम नहीं है तो फिर एंट्री होती है रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। यहां पर देखें तो शेयर प्रीमियम की जगह खाली है। अब यहां पर अगर आई कैप आपके सवाल के अंदर ये सिर्फ जगह चेंज कर दे, आगे क्या लिखा हुआ है? सब्सिक्वेंटली राइट शेयर इशू। वो जो राइट शेयर इशू की है ना, ये उनकी शेयर प्रीमियम। अब आप मुझे बताएं, पहले बोनस शेयर इशू है या पहले राइट शेयर इशू? और तब तो शेयर प्रीमियम था ही नहीं। तो आपकी एंट्री पास हुई रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। 13,000 का 10% लिया, 1300। अगर क्वेश्चन के अंदर वो कहता है राइट शेयर इशू हुए हैं फिर बोनस शेयर इशू हुआ, अब शेयर प्रीमियम होता, यही एज इट इज सवाल होता। सिर्फ राइट शेयर पहले इशू होते तो शेयर प्रीमियम हो जाता, फिर हमारे पास ओपनिंग खाली होता, क्लोजिंग में शेयर प्रीमियम होता और वो बोनस शेयर से पहले आ चुका होता। तो फिर एंट्री पास क्या होनी थी? शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल। ये छोटी छोटी बातें जब आई कैप चेंज करता है नए सवालों के अंदर, आने वाले सवालों, तो पहले राइट शेयर इशू कर देता तो एंट्री हो जाती शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। हाँ, या अगर यहां पर पड़े होते शेयर प्रीमियम तब भी एंट्री होती शेयर प्रीमियम टू। जो मैं बात कर रहा हूं ये समझ लग रही है? चल, तो अब एंट्री पास हुई शेयर रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। फिर कहता है टैक्स चार्ज फॉर द ईयर 750, दैट इज 30% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, यहां से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए। तो क्या करेंगे? यहां पर पीबीटी आपका आ गया, उसने क्या 750 आपका टैक्स है, दैट इज 30%। ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, और इसके अंदर अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं जो कि 750 है, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2500 मुझे चाहिए होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, 1750 चाहिए होता है मुझे रिटेन। ओके, अभी बात आगे चलते हैं। ये देखें वो आई कैप की ना छोटी छोटी शरारतें। डीएल क्लासिफाइज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। आपको पता है डिविडेंड और इंटरेस्ट के दो घर है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। कहते इन अ वे दैट कीप्स द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हायर। कहते हैं इनको इस तरह से प्रेजेंट करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर ज्यादा है। अब अगर हम ऑपरेशन से माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। वो कहता है फिर वहां से माइनस, तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि इनको आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर लिखना है। नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी और ये इसके नंबर होंगे। जिस बंदे ने इसको ऑपरेशन में लिखा होगा, क्योंकि अब उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कुछ ना कहता, अपनी मर्जी करते हैं, वो कह दे तो फिर उसकी सुनते हैं। बिल्कुल नंबर कटे। हाँ जी, टैक्स उधर ही। नहीं नहीं नहीं, डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके होगी बात। अब मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर रहा हूं वरना सवाल शुरू कर देते हैं। सवाल में अब यहां पर वापस आए। अगर आपके पास पहला पेज आपने छोड़ दिया कि यहां पर मैंने सॉल्यूशन करना, अब दूसरे पेज पे मैं लिखूंगा वर्किंग, या मैं पेपर में बैठा हूं, पहले मैंने ये एडजस्टमेंट पढ़ी, वो माइंड में सेट कर ली, उनका इफेक्ट देख लिया, फिर मैंने वर्किंग की हेडिंग दी, ये मेरा दूसरा पेज है सॉल्यूशन का, और वहां पर मैंने लिखा वर्किंग नंबर 1। अब देखना मैंने मेरी अप्रोच क्या है। मैंने यहां से पकड़ना है काम। मैंने देखा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का लेजर बन रहा है क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैंने क्या किया, शेयर कैपिटल का लेजर बना लिया, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम, ब्रॉड डाउन, दोनों को प्लस करके लिख दूंगा।
13,000। कैरी डाउन 16,000 प्लस 1120 17,120। इसके बाद मुझे पता चला है कि एक बोनस शेयर इशू किया है और उसकी एंट्री पास की थी मैंने, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल का। ये बातें ओके है ना? मैंने रिटेन अर्निंग डेबिट किया था, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। इसके अंदर पैट और डिविडेंड नहीं आना। मैं क्लोज करूंगा तो मेरे पास अगर कोई बैलेंस आएगा तो वो होगा कितना? 2820। और ये मेरे पास क्या चीज आ गई? बैलेंसिंग। वर्किंग नंबर 1 कंप्लीट। वर्किंग नंबर 1 कंप्लीट। ये मेरा पहला टारगेट पूरा हो गया। मैं रिटेन अर्निंग का लेजर बनाता हूं, यहां से डिविडेंड फाइंड करता हूं। रिटेन अर्निंग का लेजर, क्योंकि पैट तो आ गया, पैट तो आ चुका है। अब मैं रिटेन अर्निंग का लेजर बना लेता हूं। वर्किंग नंबर 2, जिसकी इंफॉर्मेशन है उसका लेजर बनाई जा रहा हूं मैं। ब्रॉड ऑन 10,000, कैरी डाउन 1,1,0,150। एक मेरी एंट्री पास हुई है, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट है एंट्री। शेयर कैपिटल के नाम से 1300। पैट भी मेरा फाइंड हुआ है 1700। मैं क्लोज कर दूंगा। अब एक बात जरा गौर से सुनना, अगर मेरा डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग ना हो तो यही डिविडेंड पेड है, यही फॉर द ईयर। और अगर डिविडेंड पेबल का लेजर गिवन है तो फिर उसके लिए भी उसका लेजर बनाएंगे। ये फिर फॉर द ईयर है, ये फिर पेड। वर्किंग नंबर 3, डिविडेंड पेबल। ब्रॉड ऑन डिविडेंड पेबल का कितना? 140। कैरी डाउन ये किस नाम से आएगा? क्लोज करूंगा, जो डिफरेंस आएगा वो मेरे पास कैश है, और ये डिविडेंड पेड है 980। अब अगर ओवरऑल मेरी अप्रोच देखना जरा, ये भी काम हो गया, ये भी हो गया। लॉन्ग टर्म लोन की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसका सिर्फ डिफरेंस लिख दूंगा। ट्रेड एंड अदर पेबल में मसला था 125 का, वो मैनेज करके 160 करके लिख दिया। एक्रूड इंटरेस्ट का लेजर बना लेता हूं। वर्किंग नंबर 4, ब्रॉड ऑन कितने? 195। कैरी डाउन मेरे पास जो 700 था, 400 और 700 का ये जो अलग अलग मैंने किया था, इस यही लेना बस, क्योंकि 300 तो सीवेप में जाएगा। ये पेड है, नॉट फॉर द ईयर। ये पेड है तो कैश के नाम से आएगा। और एसओपीएल के अंदर फाइंड करूंगा 300। अच्छा, अब वो जो फार्मूला आप लिखते हैं ना, ओपनिंग प्लस फॉर द ईयर माइनस क्लोजिंग, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पेड तो खुद ही बता दिया और एक्सपेंस हमने खुद फाइंड किया। अब मैं तो इस एक लाइन शुरू किया, डिविडेंड हो चुका है, टैक्स पेबल के लेजर पे आज। वर्किंग नंबर 5, बस थोड़ा सा होश चाहिए होता है सवाल करते वक्त। ब्रॉड ऑन कितना है? और कैरी डाउन 36 का एडवांस, 36 का एडवांस। तो मेरे पास ब्रॉड डाउन तो नॉर्मल ब्रॉड डाउन है 235 और कैरी डाउन एडवांस का है 36। अपोजिट साइड पे नहीं लिखना क्योंकि एडवांस क्या है ये। एसओपीएल उसने इंटरेस्ट और टैक्स फॉर द ईयर बताया हुआ है 700। क्लोज करूंगा, कैश आ जाएगा। कितना आ गया? 1। ठीक होगी बात। अगर मैं देखूं तो ये साइड क्लियर कर चुका हूं। 1 बाय 1 मैं देखता गया, जिसकी इंफॉर्मेशन की लेजर बनाता गया, जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है उसको छोड़ता गया।
अब आ जाए पीपीई, बना लो पीपीई का लेजर। वर्किंग नंबर 6, ब्रॉडाउन कितना है 14 और कैरी डाउन 138। हमारे पास एक ना एडिशन हुआ है एक्सचेंज में, एक तो एक्सचेंज हुआ 600 वाला एक्सचेंज हुआ, बुक वैल्यू पे लिखना है। एक सीवेप वाला पीपी ट्रांसफर हुआ, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो हमारे पास 1 2, अगर कॉस्ट पे लिखेंगे तो फिर पूरा लेजर कॉस्ट पे बनाए, बाकी की तो क्यूमुलेटिव डिडक्शन है नहीं। तो फिर हाँ, अगर कॉस्ट पे वो बना नहीं सकते ना, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो नेट गिवन है सारे। वर्किंग नंबर 7, इन्वेस्ट सीवेप, ब्रॉडन कितना है, कैरिडॉन कितना है 3485। जितना कंप्लीट हो गया उतना खत्म हो गया, 500। इंटरेस्ट भी है, कहते हैं ना सीवेप का इंटरेस्ट है, जितना सीवेप का इंटरेस्ट है वो सीवेप में ऐड हो जाएगा, बाकी फिर 1 2 3। अच्छा, ये दोनों कैश पे किए हैं, वो इंटरेस्ट वाला भी पे किया है। आप देखें ना 700 पूरा पेड है, तो ये भी कैश फ्लो आउटफ्लो है, तो ये हम दोनों को प्लस करके आउटफ्लो शो करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी पे कर दिया है। अगर ना पे किया होता तो फिर हम उसको एज इट इज इंटरेस्ट पेएबल के नाम से लिख देते। सॉरी, 1235 कैश आया ना, जो हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया हुआ है वो भी तो पेड ही है, क्योंकि 700 पे किया है ना। तो अगर हम ये 300 नहीं करते, इसका मतलब है कैश आउटफ्लो एक हमारा मिस हो जाएगा। जितना किसी नॉन करंट एसेट में इंटरेस्ट ऐड करते हैं ना, अगर वो पे किया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो भी करते हैं। एक सवाल पहले भी आया हुआ है इसमें, वो 1400 वाला। सीवेप के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आ जाए, वर्किंग नंबर 8। अब आप देखें ये सवाल जैसे ही आपकी ये वर्किंग पूरी होगी, आपका सवाल हल हो चुका होगा, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाएगी, वो फॉर्मेट जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ब्रॉडन बता दें कितना। 1950। अच्छा, ये बातें जो मैं करी जा रहा हूँ ये समझ लग रही है या आपस में करी जा रहा हूँ। 1820। अब आपके पास एक तो पेएबल है 100, 300 का टोटल खरीदा था, 125 अभी देना है और 175 फिर दे दिया। डिस्पोजल भी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, फेयर वैल्यू लॉस। अब मुझे बताएं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो उसका फेयर वैल्यू गेन या लॉस होगा ना। अगर ये डिस्पोजल होता तो उसका कोई कैश ही आता, कोई गेन लॉस होता। तो अब इसका फेयर वैल्यू गेन या लॉस मिस है। अगर ये होता ना उसे कॉस्ट मॉडल पे तो ये डेप्रिसिएशन होती, और अब ये फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो ये क्या है, फेयर वैल्यू 400, ये फेयर वैल्यू लॉस है। हाँ जी, फेयर वैल्यू गेन होता। अगर डेबिट साइड पर आता तो फेयर वैल्यू गेन होता, और अगर क्रेडिट साइड पर आया तो फेयर वैल्यू लॉस। मतलब सर इसका कैश आता तो डिस्पोजल कैश वो, हाँ नहीं, अगर वो अलग से बताया होता कि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची है तो वो उसके हिसाब से फिर देगा। एडिशनल। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया। इन्वेंटरी का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, रिसीवेबल का नहीं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। हमारी वर्किंग देखिए, मैंने पहले लेफ्ट साइड कंप्लीट की, वेरीफाई की, राइट साइड वेरीफाई कर दी, खत्म कर दी। ये तरीके होते हैं ये जिनको प्रैक्टिकली किया करते हैं, प्रैक्टिकल ऑडिट में करते हैं ऐसा फर्म के अंदर जाके, तो सबसे आसान तरीका यही होता है, कम एरर होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं जी सवाल। और ये टेक्निक से ये फायदा क्या होता है कि टाइम भी मैनेज हो जाता है। अब मैं वैसे पूरा वो फॉर्मेट नहीं लिख रहा, सारे डायरेक्ट लिख रहा हूँ पीबीटी से। 2500 है,
अब सिर्फ अपनी वर्किंग को देखते जाना, बताते जाना, आपका सारा सवाल हल होता जाए। एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, वर्किंग का रेफरेंस बताओ, कहां से फाइंड की थी? वर्किंग नंबर चेंज है, मैं अपना बताऊंगा। पीपी वर्किंग नंबर 6, डेप्रिसिएशन अमाउंट तो सेम है ना, 1 2, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वर्किंग नंबर मेरे वाली 345, फेयर वैल्यू लॉस 400, गेन ऑन फाइंड कर सकते हैं, कर लो, गेन ऑन डिस्पोजल, खत्म होगी बात, और तो कुछ नहीं है। तो कैश फ्लो, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना? डबल 4492 4490 4490। इन्वेंट्री इंक्रीज, अच्छा यहां पर नेट लफ्ज लाजमी लिखना, क्योंकि उसे पता चले कि जो हम डिफरेंस ले ले हैं वो नेट डेटर्स का ले रहे हैं। नेट अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज और अकाउंट पेबल इंक्रीज। ये मैं ऐसे देख रहा हूं क्योंकि सवाल पढ़ लिया ना सारा, तो वो सारा दिमाग में चल रहा है। हाँ जी, यहां पर आप देखें कि इन्वेंट्री यहां से 5000 से 7450 हो गई। नेट डेटर्स 4085 से 3588 49, और यहां पेबल 935 से 1360 4, खत्म होगी कहानी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 29। अच्छा, अब ना यहां तो इंटरेस्ट पेड लिखना है ना डिविडेंड पेड लिखना है, क्योंकि उसने मना किया। तो हम क्या लिखेंगे फिर यहां पे? टैक्स पेड। हम वर्किंग तो सारी कर चुके हैं, बस रेफरेंस लाजमी देना है। 10 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है, 19 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। कैश पेड इन एक्सचेंज 200 हमने कैश पे किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी खरीदी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज्ड 300 की खरीदी थी, लेकिन पैसे कितने दिए थे? 175। कैश पेड फॉर कैपिटल वर्क इन 1 2 15 प्लस 300, वो इंटरेस्ट भी पेड ही है। अच्छा ये 35 है, 15। उसके बाद कोई पैसा आया भी है कहीं से? आया कहीं से नहीं है? कोई रेंट रिसीव हो, कोई 1910 नेट। फिर उसके बाद आ जाओ कैश शेयर कैपिटल इंक्रीज, वर्किंग नंबर कितना? शेयर कैपिटल जाकर देखें, वर्किंग नंबर 1 थी 2820, नॉन पेड है 260, और यहां पर आपने इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड इधर लिखना है 400, 300 ऊपर लिख चुके हैं, और डिविडेंड पेड
980, ये सब की वर्किंग का रेफरेंस लाजमी देना है पेपर में, जिसका है, जिसका नहीं है, जो बुक सवाल से चीज उठाते हैं उसका रेफरेंस नहीं देते। 117 नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट 1206, इसमें ऐड कर दिया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट 1010 221, लिखना है पूरा क्लोजिंग कैश एंड। अप्रोच आपने देखी है कि हमने अगर, क्योंकि आई कैप में एक अप्रोच से नहीं काम चलेगा, अब सारी अप्रोचेस जिस तरह से डाटा गिवन हो उस तरह से सवाल हल करना शुरू कर। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन कल मैंने क्लास में करवा दिया, अगर किसी ने नहीं किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल का लेक्चर लाजमी लेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बुक का सवाल है आपका, हो चुका है ये सवाल, लेकिन आपने दोबारा लाजमी करना, ये नहीं कि अच्छा ये मैंने किया था, दोबारा करोगे तो ग्रिप आएगी, टाइम थोड़ा लगेगा। और एकल फैमिली वाला भी बुक वाला सवाल ये हमने किया था, ये भी हो चुका है। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी, एनपीओ वाला सवाल 5-10 मिनट लगा देती, को नहीं है, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। एसओएसपी को क्या है? बना लेते हैं। अच्छा पहले ना मैं थोड़ा सा ना आपको फंड के बारे में बता दूं, ताकि ये एक फंड वाला मसला तो निकले दिमाग से निकलने से प्रॉब्लम निकालना है, ये नो कि पूरा फंड ही निकाल देना। अच्छा, फंड या नेट एसेट्स ना 4 टाइप के होंगे मैक्सिमम। फंड एक होगा जी फंड, मतलब जनरल फंड, एक होगा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक होगा एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक होगा एंडोमेंट फंड। ये 4 टाइप के फंड के अंदर आएंगे। एक और फंड भी होता है रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट, और वो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अलावा या तो वो इस फंड के नीचे अलग से 2-3 लाइनें छोड़ के बताया होता है। एक नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर फंड होता है, वो किसी पीपीई का होता है, नॉन डेप्रिशिएबल हो तब भी उसको थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं। ये लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे उससे सेपरेट ही। जैसे यहां पर हमने जितना फासला नॉन करंट लायबिलिटी के लिए लिखा है ना, उतना ही फासला छोड़ के हमने लिखा अलग से। इनकम इन एसेट है, वो फंड में डायरेक्ट ऐड हो रहा है एक तरह से, तो इनकम भी तो फंड में आकर ऐड होती है ना, तो फिर उसकी ओरिजिनल प्रेजेंटेशन क्या है, डायरेक्ट आकर फंड के नीचे आकर लिखा। ठीक होगी बात। अब जनरल फंड जितना भी गिवन होगा लिख देंगे, अगर नहीं गिवन होगा तो बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, सारा बराबर लिखकर जो डिफरेंस आएगा जनरल फंड में आएगा। ये नो के नेगेटिव आ रहा हो, या फिर ओपनिंग फंड में से ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज। अब सुने, इस फंड में आपका सरप्लस होगा तो प्लस, डेफिसिट होगा तो माइनस। यहां से एक चीज माइनस करते हैं, कभी कभी वो कहता है कि जनरल फंड से कुछ पैसे किसी और फंड में ट्रांसफर कर दो, तो वो ट्रांसफर वाला बात माइनस। ठीक होगी बात।
इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड क्वेश्चन के अंदर बताया हो तो होता है, नहीं बताया हो तो नहीं होता। जैसे एक सवाल के अंदर उन्होंने कहा जी स्कूल फी के लिए हम एक फंड क्रिएट करते हैं, तो जितना वो फंड क्रिएट होगा उसमें अगर कोई चीज ऐड होगी तो फिर वो इनकम में नहीं जाएगी, वो यहां पर आकर ऐड होगी। कोई उसका कंट्रीब्यूशन होगा तो यहां पर आकर ऐड होगा, वो इनकम में नहीं जाएगा। आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस फंड की इनकम जाती है? जनरल फंड की इनकम और एक्सपेंस जाते हैं। किसी और फंड की इनकम और एक्सपेंस होंगे तो वो अपने फंड में आते हैं, और वो भी जनरल फंड वाले भी अपने जनरल फंड में जाते हैं। वो सारा इकट्ठा करके ये सरप्लस के नाम से आ तो गया है। अब किसी भी माइनस अगर उस फंड का खर्चा हुआ है, जैसे मेहताब मेडिकल वाले सवाल के अंदर रिसर्च फंड जैसे है, उसकी 33 रिसर्च कॉस्ट रिसर्च फंड में से माइनस होगी, एक्सपेंसेस में नहीं लिखी जाएगी। स्कूल फी वाली बात सोचे जरा, उसमें भी हमने स्कूल फी को एक्सपेंस में नहीं लिखा था, फंड में से माइनस किया। तो अगर उसका अपना कोई एक्सपेंस होगा जाती उस फंड का, वो माइनस हो जाए। बिल्कुल एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड सेम चीज है। एंडोमेंट फंड में नया कंट्रीब्यूशन ऐड प्लस जितनी इन्वेस्टमेंट इनकम री इन्वेस्ट की है वो इधर ऐड हो जाएगी, और बाकी की इन्वेस्टमेंट इनकम किधर जाएगी? क्योंकि एंडोमेंट फंड में तो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, वो फिर इनकम में चली जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम री इन्वेस्ट हुई है ना, वो भी इधर ऐड। एंडोमेंट फंड से माइनस नहीं होता कुछ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है ना कि इस फंड को कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना, उसका इंटरेस्ट इस्तेमाल करना है, और उसका भी कुछ हिस्सा ऐड हो रहा है और बाकी चला जाएगा अदर इनकम। ये आपका फंड का मामला है, इसके बारे में सुन लें। अच्छा, फंड मिलना एसेट नहीं होता, फंड का मिलना एसेट नहीं होता, फंड फंड में जाएगा। एसेट की कॉस्ट उसमें जब जितना खर्चा हुआ होगा, तो इसमें दो चीजें क्रिएट हो रही होती हैं। एक आपका पीपीई क्रिएट हो रहा होता है जो कि डेप्रिशिएट होगा, एक फंड क्रिएट हो रहा होता है जो कि अमोर्टाइज होगा। जो डेप्रिसिएशन है वो अदर एक्सपेंस में जाएगी और अपने एसेट में से माइनस हो जाएगी, और जो अमोर्टाइजेशन है वो अदर इनकम में जाएगी और अपनी लायबिलिटी में से माइनस हो। पूरा एनपीओ इसके गिर्द घूमता है। अब सवाल स्टार्ट करते हैं, लिख तो नहीं रहा कोई? अब आपको पता है जैसे ये डेबिट क्रेडिट लिखा हो ना, तो मैं तो कहता हूं उसने सवाल हल करके दे दिए। सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड पर चला जाता हूं, मुझे एक ही इनकम नजर आई, कंट्रीब्यूशन, एक फंड है। अच्छा, एक और बात सुन ले, किसी भी नॉन करंट एसेट्स को इस स्टाइल में गिवन हो तो डेबिट साइड कॉस्ट होती है, क्रेडिट साइड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेबिट साइड कॉस्ट होती है, क्रेडिट साइड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। फिर ये पेएबल है और ये रेस्ट्रिक्टेड फंड है। इसका मतलब है, मैं सवाल हल करने लगूंगा, ऊपर सारा कुछ लिखने के बाद मैंने इनकम में लिखा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मुझे गिवन है 281। अगर नीचे कोई इसकी एलोकेशन गिवन होगी तो करूंगा, नहीं गिवन तो इनकम है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओ जरा, ये तो उसने ब्रेकअप बताया हुआ है रिस्ट्रिक्टेड फंड का, इसका। दूसरा पॉइंट देखें, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 55 मिलियन रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। इसका मतलब है वो चला जाएगा कंस्ट्रक्शन के फंड के अंदर, तो यहां से माइनस कर देते हैं। 222 ठीक होगी बात? 226। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर MWH received कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है ना, उसकी वो पीपीई डायरेक्ट डेबिट हो जाता है उसकी फेयर वैल्यू से।
कोई एसेट मिले या मटेरियल मिले, पीपीई डेबिट, फंड क्रेडिट। पीपी बिल्कुल ऐड होता है, लेकिन जब वो खर्च होता है, डायरेक्ट तो कैश टू फंड होगा ना, तो कैश में डेबिट हो चुका होता है। पीपी टू फंड नहीं होता। हाँ, उसमें से जैसे जैसे खर्च होता जाएगा फिर वो फंड में लिखते हैं, सॉरी एसेट में ऐड करते जाएंगे। तो इसकी एंट्री पास हुई पीपीई डेबिट, फंड क्रेडिट। रॉ मटेरियल है ना आपको, और ये बिल्डिंग आपकी कब कंप्लीट होगी? इसका मतलब है ये डेप्रिशिएट भी होगी और ये अमोर्टाइज भी होगी। अब अमोर्टाइज तो कर लेते हैं। आपके पास फंड कितना अवेलेबल है हाउस बिल्डिंग का? 120 पहले का पड़ा हुआ है, 55 वो जो कंट्रीब्यूशन से आया, और 65 ये आ गया आपका फंड। आप अपना एसेट भी तो देखो, यही था ना, हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए सारे फंड मिल रहे हैं आपको, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग भी तो पूरी हो गई। बिल्डिंग 335 पहले लग चुके थे, 65 का मटेरियल और ऐड हो गया। अब आप सोच रहे हो 55 भी ऐड होना चाहिए, वो कैश मिला है हमें, वो कैश फॉर्म में मिला है, उसमें हम खर्च कर रहे हैं, 335 खर्च नहीं कर चुके। 65 डायरेक्ट क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि वो मटेरियल है। ठीक है, तो इसकी कितनी अमाउंट आ जाएगी? अब ये होगा डेप्रिशिएट और ये होगा अमोर्टाइज। रेट गिवन है नीचे आपके पास 5% बिल्डिंग का, 10% मेडिकल इक्विपमेंट का। तो इसका तो करें ना, मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय, ये 9 एक इनकम में जाएगा, दूसरा लायबिलिटी में से माइनस होगा, मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 12, 15। ये एक एक्सपेंस में जाएगा, दूसरा अपने एसेट में से माइनस भी हो। डन, हमारा सवाल हो चुका है। इनकम दूसरी कौन सी आई है भला? बिल्डिंग फंड की, जो आपका 240 था, 5% के हिसाब से 9 बाय 12 इनकम पूरी होगी आपकी। अभी तक सवाल आए कुछ 4 से ज्यादा इनकम आई नहीं है। एक्सपेंस तो बस, एक्सपेंस किधर से ढूंढेंगे? डेबिट साइड, ये एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, मेडिकल इक्विपमेंट भी एसेट है, जो सप्लाई से इस्तेमाल होगी, मेडिसिन यूज 76। अदर एक्सपेंडिचर हमने पढ़ लिया है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं बताई हुई थी। सैलरी 50, डेप्रिसिएशन 15 तो बिल्डिंग की है। कहता है मेडिकल इक्विपमेंट पड़ा है, उसके ऊपर 10% WDV, तो जाए जरा, ये हमारे पास, इनको माइनस करके 10% सारे एक्सपेंसेस टोटल कितने बन गए? 190। ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं, अब इसमें फाइनेंशियल पोजीशन में देखना जरा, सबसे पहले मैंने नॉन करंट एसेट लिखने, मेरे पास नॉन करंट एसेट है ही दो, एक है बिल्डिंग, 400 में से 15 की डेप्रिशिएट हो गई, फिर एक है मेडिकल इक्विपमेंट, 320 की टोटल थी, 100 पहले डेप्रिशिएट हो गई थी और 22 अब हुई, खत्म हो गया। 58 करंट एसेट, एक मेरे पास कैश एट बैंक पड़ा हुआ है
और एक मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है 14 का। कैश एंड बैंक 14 से 60 से, और क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अगर ये फ्री में देते और इसने कॉस्ट भी बताई होती और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बताई होती तो लोअर ऑफ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड, और अगर नॉर्मल चीज पे बेचता है ना फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एंड आता है। स्टॉक कितना 14, टोटल एसेट्स कितना 657। अब हमारे पास आ जाता है मेन फंड। जनरल फंड गिवन कितना है 33, 50 का सरप्लस आया। और यहां पर देखें जरा, रिसर्च फंड को पढ़े। एज पर रेजोल्यूशन ऑफ अब्रोड ट्रस्टी MWH is required to 20% surplus transfer to the research fund. सरप्लस का 20% माइनस सरप्लस का 20%, वो आ रहा है 10। कितना बच गया 372। रिसर्च फंड, अब रिसर्च फंड गिवन कितना है 60, माइनस 50 नहीं किया, ये किया उसका 20%, प्लस 10 किया जो जनरल फंड से ट्रांसफर हुआ है, माइनस जितना एक्सपेंस आ गया है। ये जो हमने एक्सपेंस नहीं की थी रिसर्च को, इसको एक्सपेंस में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका अलग से एक फंड क्रिएट हुआ हुआ है। 24 नॉन करंट पीपीई, वो जो बिल्डिंग फंड है। अच्छा, बिल्डिंग फंड टोटल था 240, इसमें से 9 तो चला गया इनकम में। बाकी अगर इसका करंट पोर्शन अलग करना है तो इसका 5% लेकर मजीद माइनस कर दे। 5% है 10% है 5%, तो 240 का 5% किधर लिखेंगे उसको करंट लायबिलिटी के। अगर आपने लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना ना लिखे, आपकी अपनी मर्जी। तो अगर करना है तो इसमें 12 मजीद माइनस कर दें। वो 12 आया कैसे 240 का, इसको 9/12 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि अगले साल तो पूरी अमाउंट इनकम बनेगी। कितना आ गया 219 करंट लायबिलिटी। इसमें एक तो करंट पोर्शन ऑफ बिल्डिंग आ गया, एक से 15 मिनट लेट छूटेंगे। ट्वेल्व आ गया। एक पेएबल गिवन है 17 है, खत्म हो गया। अब इसमें कोई एक बात भी टेक्निकल नहीं है। रिसर्च को वो तो फंड है, पता है उसमें क्या कितना आ गया टोटल। नहीं भी आया तो लिख दो पेपर में, पेपर में प्लस करके नहीं लिखते होते। यहां पर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जी सब कुछ ठीक है। ओके अच्छा, अब ना हमारे पास पिछला काम तो पूरा हो गया, और अगर आपने किया है ना तो फिर तो बहुत अच्छा किया। एक सवाल, 15 मिनट आप थोड़ी सी ब्रेक कर लें।